Unacademy. Let's crack it. आवर्त सारणी के नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के बारे में, और धातुओं के रासायनिक गुण यहाँ पे हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इससे पहले हम धातु के भौतिक गुण वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही विस्तार से। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसमें भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास त्यागने की प्रवृत्ति, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति और निम्न विद्युत विद्युत ऋणात्मकता, ये जो है ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आवर्त सारणी के अन्य टॉपिक्स में। लेकिन आज जो मुख्यतः हम डिस्कस करेंगे वो होगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि इसका इसका जो बेस वगैरह है और जो इसके आगे की चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे धातु के संदर्भ में से पढ़ेंगे, और धातु की सक्रियता श्रेणी यहाँ पे देखेंगे, धातु कर्म यानी मेटलर्जी के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, खनिज और अयस्क यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री क्लास फेस्टिवल, जो कि होने वाला है 28, 29 और 30 नवंबर को। इसमें आपको क्या मिलेगा, एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको क्लास दी जाएगी, और इसमें एमपीपीएससी और व्यापमं से संबंधित एग्जाम को क्रैक करने के तरीके आपको बताए जाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं एमपी जीके, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, टॉप 250 एमसीक्यू सेशन और फ्री टेस्ट सेशन और बहुत ही कुछ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप इन क्लासेस को देख के सकते हैं। आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और वहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना होगा। कौन सा वाला, फ्री अकाउंट क्रिएट करना होगा, और यहाँ पे प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए, और इसके बाद आप अनलॉक कर पाएंगे अनलिमिटेड फ्री स्पेशल क्लासेस को। और आप देख सकते हैं अब ये सारी क्लासेस को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मिशन रैंक सीरीज यहाँ पे चल रही है, और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो इन सभी क्लासेस से संबंधित जो टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप इनसे ये सारी क्लासेस ले सकते हैं। और यहाँ पे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये टॉप एजुकेटर्स है, और ये क्लासेस आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ ही साथ लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम सीरीज के अंतर्गत ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे आप ये सारी क्लासेस ले सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक इट। धातु इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, ठीक है। मेटल से आप परिचित हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं आवर्त सारणी के बारे में, यानी आवर्त सारणी का परिचय हम पढ़ रहे थे। धातु, अधातु, उपधातु और जो रेडियोधर्मी तत्व थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो धातु से आप परिचित हैं। आवर्त सारणी में वर्गीकृत सभी तत्व 118, जो कि 118 इनकी संख्या को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर प्रमुख 3 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग कौन कौन से है, आवर्त सारणी के तत्व में धातु यानी मेटल्स, उपधातु यानी मेटलॉइड्स, और अधातु यानी नॉन मेटल्स, ठीक है। 118 तत्व वाली आवर्त सारणी में लगभग 91 तत्व है। कितने हैं, 91 तत्व है। और वो कौन से, जो धातु हैं, 91 तत्व कौन से हैं, धातु है, ठीक है। यानी धातु 91 है यहाँ पे आवर्त सारणी में। और हमको याद रखिए 91 पूरी की पूरी नहीं पढ़ना है, 91 जो मेटल्स है उनके बारे में नहीं पढ़ना है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, उनको हम देखने वाले हैं। और जिनका उपयोग हम नहीं करते ज़्यादातर, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में और बहुत सारी जगहों में यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, उन धातु को हम यहाँ नहीं देखेंगे, यानी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यदि भी कुछ तत्वों के धातु, अधातु एवं उपधातु के रूप में वर्गीकरण पर वैज्ञानिक के मतभेद है, ठीक है। बहुत सारे तत्व है कि वो धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, इनमें वैज्ञानिक के अपने अपने मत है। और ये अपने मत अपने सभी ने अलग अलग दिए। तो हम जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो जो दिए गए हैं उसके अनुसार हम पढ़ेंगे, ठीक है। धातु सामान्य ताप पर ठोस होती है, यानी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सामान्य ताप पे ठोस होती है, लेकिन पारा इसका अपवाद है। पारा यानी Hg, मरकरी, ठीक है। जो थर्मामीटर जो रहता है, डॉक्टरी थर्मामीटर, उसमें जो धातु भरी जाती है वो रहती है पारा, ठीक है। वो ऊपर नीचे होती है, तो उससे जो तापमान है वो पता चलता है, ठीक है। ये पाठ्यांक से, इसका पाठ्यांक से पता चलता है कि कितना शरीर का कितना तापमान है। तो ये इसका अपवाद है पारा धातु, ठीक है, जो कि द्रव रूप में होती है। धातु चमकदार होती है, यानी शाइनी होती है। अगाध वर्धनीय होती है, यानी पीट पीट कर इससे चादर बनाया जा सकता है। लोचशील होती है, यानी ये इसको इंग्लिश में से बोलेंगे डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल, यानी इसको ताना जा सकता है, ठीक है, ताना जा सकता है, इसको तान के लंबा किया जा सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। वायर वगैरह जो बनते हैं धातुओं के। तथा ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये उतने ज़्यादा हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आपने पढ़ चुके हैं इससे पहले। हम
हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ से, मैंने आपको बताया अभी, ये अभिक्रियाएं वगैरह जो है यहाँ पे धातुओं की, वो हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ये आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, और ये अभी वर्तमान में यूज़ हो रही है। इसमें SPDF ब्लॉक कौन कौन सा ये आपको पता है, ठीक है, S, ये P, ये D और ये F ब्लॉक्स हैं, और यहाँ पे ये वर्ग है और ये क्षैतिज है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे और डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा जाएगा। इससे कोई मतलब यहाँ पे निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। आप पिछले टॉपिक जाकर देखिए, तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर किए हैं। ये आवर्त सारणी का फोर्थ टॉपिक यहाँ पे चल रहा है, नंबर 4, ठीक है। इससे पहले आवर्त सारणी के तीन बार हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आवर्त सारणी के, यानी 3 लेक्चर्स और ले चुके हैं, ठीक है, आवर्त सारणी के बारे में। तो आई होप तीनों आप देखिए, उसके बाद चौथे देखिए, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बेसिक्स कवर किए गए हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ये हम देखने वाले हैं। जल के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातु की सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म, खनिज और अयस्क, ये सब हम एक एक करके देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से 3, ठीक है। जैसे धातु की मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, सोडियम की बात करें, सोडियम में अंतिम कोश में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे वर्ग 1 है, यहाँ पे देखिए, वर्ग 1 में, वर्ग एक वाली ये जो धातु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, अंतिम में 1 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 1 से 3 तक ये वेरी करते हैं, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अर्थात इनका स्टक अपूर्ण होता है, इनका स्टक होता है अपूर्ण। यही कारण है कि धातुएं अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है, अधिक रिएक्टिव होती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के बारे में बात करें, तो सामान्यतः धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्या बनाता है? धनायन। जो धातु रहती है अधिकतर धनायन बनाती है। और धनायन क्यों? क्योंकि इनके पास जो अपने उससे पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो सभी SPDF के अनुसार जमे हुए रहते हैं, और एक उसमें एक मतलब जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे S में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, 6 में 6, P में 6 और D में 10 और F में रह सकते हैं 14, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये 2 6 10 14 के मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकते हैं इतने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यहाँ पे देखिए, देखिए 6 2 8 और 1 9, ठीक है, 9 हो जाए, तो यहाँ पे जो अगला वाला जो रहेगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा डी पे। यहाँ पे देखिए 2 हो गया, ये 2 6 8 और 1 कहाँ हो जाएगा? बाहर जाएगा, यानी अष्टक यहाँ पे इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो अष्टक यहाँ पे इसको पूर्ण करेगा, तो ये बहुत ही जल्दी, यानी देने की प्रवृत्ति में ये बहुत ही सक्रिय होते हैं, जो धात्विक तत्व होते हैं, ठीक है। जो धातुएं रहती हैं वो बहुत ही सक्रिय होती है, और ये बनाती है धनायन। धनायन बनाने की प्रवृत्ति इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यानी आप ये समझ लीजिए कि धातुओं में धातु के पास अधिक पैसा है। ये बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, धातु के पास अधिक पैसा है, ठीक है। इसके पास अधिक पैसा है, तो कोई इससे मांगने आएगा तो ये दे देगा, ठीक है। मतलब ऐसी कंडीशन बता रहे हैं कि कोई उधार वगैरह ये मांगने आया कोई, या फिर ऐसी कोई कंडीशन बनी तो ये दे देगा, यानी ये हो गया धनी, ठीक है। धनी, इसके पास धन है तो ये धनी हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये बनाएगा धनायन, ठीक है। वो देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बनाएगा क्या? धनायन। धनायन बनाने की प्रवृत्ति इसमें होती है धात्विक तत्वों में, ठीक है, धात्विक तत्वों में। अगला है निम्न विद्युत ऋणात्मकता, यानी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी यहाँ पर देखिए, ये थी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये यहाँ पे निम्न इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, यानी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाते। देखेंगे किस संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है। धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता निम्न होती है, यानी कम होती है। अर्थात धातुओं में अधातु के साथ सहसंयोजी बंध बनाने के दौरान, जब ये अधातु के साथ मतलब अधातु के साथ ये बनाएंगे, जैसे धातु मिली और अधातु मिली, ठीक है। धातु और अधातु जब मिली तो यहाँ पे क्या होगा? सहसंयोजी बंध बनेंगे, और सहसंयोजी बंध के दौरान साझा किए गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस जो मान लीजिए इनने एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो ये साझा कर दिए,
साझा हो गई है, ठीक है, इनका साझा हो गया। साझा के बाद साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्षीण होती है, यानी ये साझा किए किए गए वाले इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो धातु अपनी तरफ कम खींचेंगे, ठीक है, इसी को बोलेंगे निम्न विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। अगला देखेंगे चौथी जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक गुण है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में, ठीक है, वायु हालांकि यहाँ पे गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम ले रहे हैं सामान्य तौर पे ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? धात्विक ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, और यह अभिक्रिया कहलाएगी दहन, बर्निंग। और याद रहे दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होगा, दहन की प्रक्रिया, ठीक है। धातु यहाँ पे है और ऑक्सीजन धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो ये बनाएगी धातु की ऑक्साइड। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो बनाएंगे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। 4Na ये बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे इस रिएक्शन को, 4NaO2 से यहाँ पे उत्पाद बना क्या 2Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। और आपको मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही यानी अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव धातु है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव धातु है। ये समान ताप पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ समान ताप रहेगा, और ये समान ताप वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जब रहेगी, ठीक है, समान ताप रहेगा और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन रहेगी, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करके जलने लगती है। इसलिए इन धातुओं को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन ऑयल में, यहाँ पे केरोसिन को यहाँ बोलेंगे मिट्टी का तेल, इसमें डुबोकर रखा जाता है ताकि इसमें अभिक्रिया ना हो, ठीक है, ताकि ये जलने ना लगे, ठीक है। जलने से बचाने के लिए इसे सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में। अगला है धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं वे जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं, ठीक है, क्षार का यहाँ पे निर्माण करेंगे। सोडियम ऑक्साइड Na2O और जल यहाँ पे इनकी रिएक्शन होगी तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बनेगा क्षार। मैंगनीज यानी Mn, इसको मैंगनीज को मैग्नीशियम से कंफ्यूज मत करना है, मैग्नीशियम को Mg से जी से लिखते हैं और मैंगनीज को लिखते हैं Mn से, ठीक है, Mn। मैंगनीज समान ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है, जो मैंगनीज धातु है समान ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगी, परंतु गर्म करने पर यह तेज प्रकाश एवं अत्यधिक ऊष्मा के साथ जलती है तथा मैंगनीज ऑक्साइड MnO का निर्माण करती है, ठीक है। तो मैंगनीज के बारे में यहाँ पे हमने ये पढ़ा। अगला है लौह धातु यानी आयन, ठीक है, या फिर आयरन इसे बोलते हैं, आयरन, ठीक है। जो लौह धातु आयरन है या फिर Fe है, शुष्क वायु में गर्म करने पर भी नहीं जलती है, ठीक है, इसको शुष्क वायु में गर्म करेंगे तो भी तब ये नहीं जलेगी, परंतु आर्द्र वायु में लंबे समय तक रखने पर यह ऑक्सीकृत हो जाती है और इस पर जंग लगने लगती है, ठीक है, ऑक्सीकरण होगा इसका, यानी ऑक्सीकृत होगी, ये ऑक्सीकृत होगी तो इसमें इस पर लगेगा जंग, ठीक है, जंग। और जंग का सूत्र होता है यहाँ पे Fe3, मैं फिर से लिख देता हूँ आपको, Fe3O4H2O, Fe3O4H2O, ये आयरन ऑक्साइड यहाँ पे बनाएंगे, यानी जंग का सूत्र। यहाँ पे देखिए आयरन और ऑक्सीजन की यहाँ पे क्रिया हुई, यहाँ पे H2O की उपस्थिति में, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड यानी जंग का निर्माण हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आयरन ऑक्साइड को वायु में गर्म करने पर ज्वाला के साथ जलता है। ये जो लोहा है यानी लोहा धातु है, आयरन है, वो तो जब उसको वायु में रखेंगे, शुष्क वायु में गर्म करेंगे तो जलेगा नहीं, लेकिन यदि इससे ये बनी जंग यानी आयरन ऑक्साइड को वायु में गर्म करेंगे तो यह ज्वाला के साथ जलता है। और टेरिफेरिक टेट्राऑक्साइड यानी Fe3O4 का निर्माण ये करता है। 3Fe O2 ऊष्मा की उपस्थिति में यहाँ पे Fe3O4 यानी टेरिफेरिक टेट्राऑक्साइड का निर्माण करेगा, ठीक है। आगे देखेंगे तांबा यानी कॉपर, ठीक है, कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। समानता यह वायु में नहीं जलती, परंतु लंबे समय तक गर्म करने पर यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पहले कॉपर ऑक्साइड 1 यानी Cu2O तथा उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड 2 यानी CuO की परत का निर्माण करती है, ठीक है। ये तांबा के बारे में हो गया। और स्वर्ण प्लेटिनम यानी Pt, ठीक है, स्वर्ण यानी Au, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है,
ये वायु में अवस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कौन सी धातुएं नहीं करेंगे? स्वर्ण यानी यहाँ पे गोल्ड यानी Au और प्लेटिनम। ठीक है। अगला है जल के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विद वाटर, इंग्लिश में से बोलेंगे रिएक्शन विद वाटर। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड यानी मेटल हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड सॉरी धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड यानी मेटल हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु क्षारीय धातुएं यानी एल्कली मेटल्स जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। ठीक है, धातु जल के साथ क्रिया करके बनाएंगे धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी। सोडियम एवं पोटेशियम की जल से अभिक्रिया यहाँ पे देखेंगे। ये दोनों धातुएं शीतल जल के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। संगत धातु मतलब जो धातु यहाँ पर रहेगी उसके संगत हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम की जल से अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तो ये हो गया संगत धातु की हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, सोडियम का संगत धातु हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तथा अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यहाँ पे देखिए ये गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो रही है। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम एवं जल। मैग्नीशियम धातु यानी Mg, जैसा कि मैं बात कर रहा था मैग्नीशियम Mg और मैग्नीज यानी Mn, फिर से बता रहा हूँ इनमें कंफ्यूज नहीं होना। सामान्य एवं शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। क्या करेगी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे उत्पन्न करेगी। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक की जल के साथ अभिक्रिया ये देखेंगे। ये तीनों धातुएं जल से नहीं बल्कि जलवाष्प यानी वाटर वेपर के साथ अभिक्रिया करती है और धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। धातु ऑक्साइड का यहाँ पे निर्माण करेगी और क्या बनाएगी? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये जल के साथ अभिक्रिया यहाँ पे देख रहे हैं इसकी। Al2O3 यहाँ पे बना, Fe3O4 यहाँ पे बना और ZnO यहाँ पे बना। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन में ये उत्पाद हमको प्राप्त हुई और हाइड्रोजन गैस का निर्माण यहाँ पे हुआ। लेड यानी Pb, सिल्वर यानी Ag और गोल्ड यानी Au। ठीक है, तथा कॉपर, Cu आदि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ये आप याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो ये है लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर आदि धातुएं जो हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अगला है अम्लों के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विद एसिड्स। सामान्य धातुएं तनु अम्लों यानी डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करती है और संगत धातुओं के लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्या करेगी? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु के लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम धातु है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे देखिए परिभाषा में दिया गया है कि तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, तो यहाँ पे तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी NaCl तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार यहाँ पे रहेगा सोडियम यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पर रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, सोडियम यहाँ पर रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl यहाँ पे बनेगा। ठीक है, NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आप कर लेना यदि हो सके तो। बाकी ये जो इसका फॉर्मेट है वो इसी प्रकार रहता है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और धातु के लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे उत्पन्न करेगी। पोटेशियम धातु के संदर्भ में से देखेंगे तो पोटेशियम धातु यानी के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ठीक है, धातुएं नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है जो अभिक्रिया में उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज करके जल H2O में परिवर्तित कर देता है और स्वयं अपचयित होकर नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO अथवा NO2, ठीक है, N2O, NO अथवा NO2 में परिवर्तित हो जाता है। तांबा, चांदी, स्वर्ण आदर्श धातुएं यानी नोबल मेटल्स कहा जाता है इनको, क्योंकि ये जल एवं तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। कौन कौन सी? तांबा, चांदी और स्वर्ण। ठीक है, सोना चांदी तो सोना चांदी चंद्रप्राश तो आप याद रख सकते हैं, सोना चांदी, और ये तांबा भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तांबा। अगला है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया जब करेगी
जो धातु हैं, तो तब क्या कंडीशन यहाँ पे बनेगी, यानी इंग्लिश में से बोलेंगे रिएक्शन विथ अदर मेटल सॉल्ट्स। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील यानी मोर रिएक्टिव धातु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है अधिक अभिक्रियाशील धातु, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो वह विलयन में उपस्थित धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। यहाँ पे कोई ऐसा लवण है जो जिसमें इस धातु से कमजोर वाली यहाँ पे धातु है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे देखिए आयरन में है, यहाँ पे आयरन है और ये कॉपर है। आयरन लौह धातु है और कॉपर सल्फेट यहाँ पे जलीय विलयन है। तो यहाँ पे हम देख के रहे अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया धातु की, यानी धातु Fe है, इसके अन्य धातु लवण, यानी धातु लवण यहाँ पे देखिए, इसका एग्जांपल कॉपर सल्फेट, इसके साथ अभिक्रिया हम देखेंगे। ये लवण के साथ अभिक्रिया हम देखेंगे, लवणीय विलयन के साथ। तो यहाँ पे बनेगा फेरस सल्फेट और कॉपर धातु यहाँ पे बनेगी, ठीक है, कॉपर धातु यहाँ पे निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए कैसा हो रहा है, यहाँ पे ये लोहा जो है, यहाँ पे देखिए लोहा धातु तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। तो इस लोहा धातु ने इसको यहाँ पे हटाया और उसकी जगह खुद यहाँ पे जुड़ गई। जो आयरन धातु है वो FeSO4 बनाया और कॉपर को यहाँ पे निकाल दी, ठीक है। तो यही बताया गया कि अन्य धातु लवणों के साथ विलयन के साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे ये अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो वह विलयन में उपस्थित धातु को प्रतिस्थापित कर देती है, यानी जो कमजोर वाली धातु रहेगी उसको हटा देगी जो विलयन के साथ संलग्न है, ठीक है। अगला है कॉपर ये धातु है और लवणीय विलयन कौन सा है यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट क्या है, लवणीय विलयन है। यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे इन्हें प्रतिस्थापित कर दिया इसको। कॉपर धातु यानी तांबा जो है चांदी की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो इस अधिक क्रियाशील वाले ने कम क्रियाशील को यहाँ पे हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे ये खुद लग गया, कॉपर नाइट्रेट यहाँ पे बना और सिल्वर धातु यहाँ पे निकली, ठीक है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। अब है धातु एवं अधातु की अभिक्रिया, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स। धातु और अधातु की अभिक्रिया जब करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति के कारण लगभग सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण लगभग सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ये तो बहुत ही बेसिक है। इसलिए मतलब इस प्रॉपर्टी के कारण इसलिए धातु एवं अधातुएं परस्पर अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक यानी आयनिक कंपाउंड्स का निर्माण करती है। क्योंकि धातु धनात्मक है, अधातु ऋणात्मक है, तो ये बनाएगी आयनिक कंपाउंड, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन, यहाँ पे देखिए Na+Cl यहाँ पे ये रहेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। Mg और 2Cl, मैग्नीशियम और क्लोरीन, यहाँ पे Mg+Cl2- यहाँ पर रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये रहेगा, ठीक है। तो ये रासायनिक जो गुणधर्म है धातुओं के वो यहाँ पे खत्म हुए, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म मतलब अन्य चीजों के साथ क्या क्या अभिक्रिया करेगी वो हमने देखे यहाँ पे। अब हम देखने वाले हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी, यानी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सभी धातुएं कुछ निश्चित भौतिक एवं रासायनिक गुण प्रदर्शित करती हैं, परंतु विभिन्न अभिकारकों के साथ उनकी अभिक्रियाशीलता में भिन्नता पाई जाती है। भिन्न अभिकारक रहेंगे या क्रियाकारक रहेंगे, ठीक है, अभिक्रिया कारक रहेंगे तो, या फिर अभिकर्मक रहेंगे, या फिर अभिकारक इसको बोल सकते हैं। विभिन्न अभिकारकों के साथ उनकी अभिक्रियाशीलता में भिन्नता यहाँ पाई जाती है। क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु यानी एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल्स अभिकारकों के साथ अत्यधिक तीव्रता यानी वाइगोरसली अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है, परंतु सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील यानी लीस्ट रिएक्टिव होती है, ठीक है। कौन कौन सी, सोना, चांदी और प्लेटिनम सबसे कम अभिक्रियाशील होती है यानी लीस्ट रिएक्टिव। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु से न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु तक, यानी सबसे अधिक क्रियाशील रहेगी फिर सबसे कम क्रियाशील रहेगी। यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है, यानी सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु से न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु तक सभी धातुओं का अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर रहेगा, यानी अधिक फिर कम फिर कम, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। अवरोही क्रम में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध निरूपण धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यानी इस प्रकार से यदि इसको जमाएंगे तो ये कहलाएगी धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अर्थात इस श्रेणी में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु सबसे ऊपर तथा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सबसे नीचे होती है। यहाँ पे देखिए ये श्रेणी यहाँ पे हम देखेंगे धातु की सक्रियता श्रेणी, यहाँ पे धातु और धातु के चिन्ह है और अभिक्रियाशीलता यहाँ पे देखेंगे यानी रिएक्टिविटी।
धातु लिथियम, धातु चिन्ह इसका लिथियम है, Li, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, सोडियम Na। ठीक है, इस प्रकार ये है। जल जलवाष्प तथा अम्लों के साथ कम अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण ये करती है। ये धातुएं जो रहेगी इनकी अभिक्रियाशीलता इस प्रकार से रहती है। ठीक है, ये कंडीशन हमने देखे। अगला है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम। जलवाष्प एवं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। और हम यहाँ पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो ये है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जैसे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम। ये वाली लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम। ठीक है, इन वाले धातु की बात हो रही है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप नहीं पाई जाती है, जबकि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र रूप से, यानी सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि ये उपस्थित होती है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से, और ये वाली स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, टिन यानी Sn और Sb होता है एंटीमनी। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना, Sn होता है टिन और Sb होता है एंटीमनी। ठीक है, और लेड, ये केवल अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। अगला है एंटीमनी यानी Sb, आर्सेनिक Ar, विस्मित Bi, कॉपर Cu। ये ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऑक्साइड का निर्माण करती है तथा हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। मरकरी, सिल्वर, पैलेडियम, प्लेटिनम और Au यानी गोल्ड प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। गर्म करने पर इनके ऑक्साइड विघटित हो जाते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जिंक, आयरन, लेड आदि यहाँ पे है मुक्ता ऑक्साइड, सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। जिंक, आयरन, लेड आदि। ठीक है, धातु कर्म यानी ये है मेटलर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी वस्तु कह रहा है, कोई भी धातु प्रकृति में अपने शुद्ध रूप यानी प्योर फॉर्म में नहीं पाई जाती है। प्रकृति में अपने कभी भी शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित धातु खनिज यानी अयस्क से विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा धातु का निष्कर्षण धातु कर्म कहलाता है। बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जब उसका निष्कर्षण होने यानी एक्सट्रैक्शन होता है तो वो कहलाता है धातु कर्म। क्या कहलाएगा? धातु कर्म। ठीक है, खनिज के बारे में बात करेंगे यानी मिनरल्स। खनिज प्रकृति में उपस्थित हुए रासायनिक पदार्थ है जो अकार्बनिक यानी अजैविक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं तथा एक निश्चित एवं समरूप रासायनिक संरचना यानी डिफाइन एंड होमोजीनियस वाले होते हैं। वस्तुतः उन्हीं पदार्थों को खनिज कहा जाता है जिन्हें खनन यानी माइनिंग के माध्यम से प्राप्त करना संभव है। आप बताइए खनन और उत्खनन में क्या फर्क है? खनन और उत्खनन में क्या फर्क है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है खनन और उत्खनन में फर्क। ठीक है, जिसको खनन करके यानी माइनिंग करके निकालेंगे, माइनिंग के माध्यम से निकालेंगे, वो कहलाएंगे खनिज। प्रकृति से प्राप्त खनिजों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ये आपको समझ में आया ना, ये वाला हमने यहाँ पे ये पढ़ा, धातु कर्म। ठीक है, जो धातुएं रहती है वो प्योर अवस्था में नहीं पाई जाती कभी, वो धातु कर्म से फिर ये अयस्क वगैरह में फिर ये निकलेगी, फिर आगे जाके ये धातुओं को प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार से कंडीशन ये होती है, यही हम देखने वाले हैं अभी। धात्विक खनिजों में धातुएं उपस्थित होती हैं, जबकि अधात्विक खनिजों में धातुएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, अधात्विक खनिजों में धातुएं अनुपस्थित यहाँ पर रहेगी। अब बात करते हैं ओर की यानी अयस्क की। वे खनिज जिनमें किसी विशिष्ट धातु की मात्रा अधिक हो तथा उस खनिज से धातु निष्कर्षण सरल एवं आर्थिक रूप से लाभप्रद हो, उनमें उपस्थित धातु विशेष का अयस्क कहा जाता है। यानी जिससे धातु प्राप्त होती है उसको बोलेंगे धातु अयस्क। ठीक है, धातु अयस्क। ठीक है, यानी जिस अयस्क में जिस धातु की मात्रा ज्यादा रहेगी उसको उस धातु का अयस्क बोलेंगे। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज क्या होते हैं? अयस्क नहीं होते। ठीक है, महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क के बारे में यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले है सोडियम। सोडियम का अयस्क क्या है? साधारण नाम यानी NaCl, चिली सॉल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट। और बोरेक्स, बोरेक्स का सूत्र ये दिया गया है, और यहाँ पे हम देखेंगे आगे, एक मिनट, हाँ, बोरेक्स Na2B4O 10H2O, ये बोरेक्स का सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे ये क्या है? सोडियम यानी Na के अयस्क। ठीक है, जिनसे सोडियम निकलेगा, सोडियम धातु यहाँ पे निकलेगी। एल्यूमिनियम है बॉक्साइड, केओलिन, फेल्सपार, कोरंडम, क्रायोलाइट से एल्यूमिनियम निकलता है। पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, कार्नेलाइट,
पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड, ये इसके अयस्क है, किसके, पोटेशियम के। कैल्शियम के अयस्क के बारे में बात करें, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पार, एस्बेस्टस, ठीक है, ये है कैल्शियम के अयस्क। अगला है मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कॉर्नेलाइट, एप्सम सॉल्ट, ये है मैग्नीशियम का अयस्क। कॉपर के अयस्क यहाँ पे चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पायराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मैकेलाइट, एजुराइट। जिंक के अयस्क के बारे में बात करें, जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलामाइन, विलेमाइट, ठीक है। ये सूत्र आप देख सकते हैं, स्क्रीन को पॉज कीजिए और सूत्र यहाँ पे आप देखते चलिए, ठीक है। लेड, गैलेना, सिरुसाइड, टिन यानी SN, कैसेराइट यानी SnO2, कैडमियम, ग्रीनोसाइट, ग्रीनोसाइट इसका अयस्क है, CDS, ठीक है। निकल को हम निकालते हैं मिलेराइट से, मिलेराइट इसका अयस्क है। मैंगनीज का अयस्क है पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट यहाँ पे मैंगनीज का अयस्क है। आयरन का अयस्क हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, ये है आयरन के अयस्क। मरकरी के अयस्क के बारे में बात करें, सिल्वर, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर यानी AgCl, ठीक है। गोल्ड यानी Au, कैल्वराइट, सिल्वेनाइट, ये है गोल्ड के अयस्क। यूरेनियम, कार्नेटाइट, पिंच प्लेट इसके अयस्क है। थोरियम यानी TH के अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। तो ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया धातु कर्म का। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके धातुओं की सक्रियता श्रेणी, और यहाँ पे हम धातु के रासायनिक गुण के बारे में हमने पढ़ा। धातु के रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, यहाँ पे हमने देखे, और ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया और ये टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि आपने यहाँ तक ये लेक्चर देखा है तो अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें आगे की राह पता चलती है कि हमें इस लेक्चर की सीरीज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। और यदि आपको लेक्चर पसंद ना आए तो आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले लेक्चर जो सीरीज आएगी उसमें हम इसको अच्छे से और ज़्यादा इम्प्रूव करके हम आपको दे सकें। और यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और जो भी MPPSC 2020 के पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहता है या इससे संबंधित जो सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहता है, आप उन तक ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं। तो लेक्चर को पूरा देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री क्लास फेस्टिवल, जो कि होने वाला है 28, 29 और 30 नवंबर को। इसमें आपको क्या मिलेगा, MP के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको क्लास दी जाएगी, और इसमें MPPSC और व्यापमं से संबंधित एग्जाम को क्रैक करने के तरीके आपको बताए जाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं MP GK, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, टॉप 250 MCQ सेशन और फ्री टेस्ट सेशन और बहुत ही कुछ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप इन क्लासेस को देख के सकते हैं। आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और वहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना होगा, कौन सा वाला, फ्री अकाउंट क्रिएट करना होगा, और यहाँ पे प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए, और इसके बाद आप अनलॉक कर पाएंगे अनलिमिटेड फ्री स्पेशल क्लासेस को, और आप देख सकते हैं अब ये सारी क्लासेस को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मिशन रैंक सीरीज यहाँ पे चल रही है, और MCQ टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और लेट्स क्रैक MP एग्जाम सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो इन सभी क्लासेस से संबंधित जो टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप ये सारी क्लासेस ले सकते हैं। और यहाँ पे MCQ टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये टॉप एजुकेटर्स है, और ये क्लासेस आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ ही साथ लेट्स क्रैक MP एग्जाम सीरीज के अंतर्गत ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे आप ये सारी क्लासेस ले सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.